26 जनवरी 1950 के बाद भारत का संविधान बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है कि किसको हम लोग भारत का नागरिक मानेंगे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 11 ऐड करके पार्लियामेंट को ये पावर दे दी कि आफ्टर 26 ऑफ जनवरी किसको भारत का नागरिक मानेंगे, इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो ओवर द टाइम पार्लियामेंट एक एक्ट बनाती है जिसे हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं, ये बताएगा हमें 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा। इसका फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 सिटीजनशिप हम लोगों ने पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, इस सेशन को देख चुके होंगे, ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता है कि यहाँ पर टोटल 5 ऐसे मॉड्यूल हैं या माध्यम हैं जिससे भारत की नागरिकता आप लोग ले सकते हैं, लेकिन वहीं पे 3 ऐसे मेथड होंगे जिससे भारत की नागरिकता चली जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहता है कि वो कौन लोग होंगे जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के सिटीजन होंगे। इसके लिए टोटल 5 ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके बेस पे आप लोग भारत के नागरिक होंगे, लेकिन वहीं पे यही एक्ट 3 ऐसे प्रोविजन देता है जिससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है आप ऑनवर्ड्स 1950। तो वो 5 पॉइंट कौन से हैं, इसके लिए मुझे जब समझना होगा कि वो 5 पॉइंट जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। उसमें पहला जो आधार बताया गया है वो बर्थ बताया गया है, यानी जन्म के आधार पे आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। दूसरा तरीका जो संविधान 1955 का एक्ट कहता है कि वो कहता है कि भाई प्राकृतिक रूप से भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी ऐसे इलाके जो भारत के अधिकार क्षेत्र के हिस्से नहीं थे, बाद में उसको भारत के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। और चौथी कंडीशन बताई गई है कि आप भारत से बाहर रहते हो लेकिन आपके पूर्वज भारत के हिस्से में हो रहे, भारत के नागरिक रहे हो, तो इसको हम लोग चौथी कंडीशन या बाय डिसेंट्स में रखेंगे। और 5वां तरीका होगा रजिस्ट्रेशन से, यानी पंजीकरण से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन वहीं पे 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, निरस्त की जा सकती है। इसमें पहला तरीका है रिनाउंसिंग, यानी आप खुद ही छोड़ रहे हैं। दूसरा तरीका है टर्मिनेशन, तीसरा तरीका है डेप्रिवेशन। तो ये 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन 5+3 एक्ट को बॉल बाय बॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही कंसेप्ट पे, बाय बर्थ। यहाँ पर मुझे 5 ऐसे नाम याद रखने हैं जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो 5 कौन से तरीके देती है जिससे नागरिकता आप ले सकते हैं। आप याद रखिए बी निडर के नाम से, बी निडर यानी आप फियरलेस बनिए। तो बी का मतलब यहाँ पर बाय बर्थ से, यानी हम जन्म के आधार पर भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। एन का मतलब यहाँ पर नेचुरलाइजेशन से है, यानी प्राकृतिक रूप से आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है, नए इलाके को अपने टेरिटरी में जोड़ने की बात हो रही है। बाय डिसेंट है, यानी वंशानुगत रूप से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। और बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें पहले क्लॉज को कि जन्म के आधार पे हम किसको भारत का नागरिक मानेंगे, यानी यहाँ पर बात हो रही है बर्थ की। तो हमारा 55 का एक्ट ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आप भारत की सरजमी पे पैदा हुए हैं और ये 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर इंडियन टेरिटरी में आपका बर्थ हुआ है तो मुबारक हो, आप बाय बर्थ ही इंडिया के सिटीजन मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर 1 जुलाई 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर आपका बर्थ इंडिया के टेरिटरी में हुआ है तो यहां पर आपको एक कंडीशन पूरी करनी होगी, आइदर योर मॉम और योर डैड मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका जन्म भारत की टेरिटरी में हुआ है 1 जुलाई 87 के बाद, 3 दिसंबर 2004 से पहले। यहां पर आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, बर्थ तो है ही है, साथ साथ में या तो आपके माता या आपके पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन अगर आपका बर्थ 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर इंडियन टेरिटरी में हो रहा है तो यहां पर एक कंडीशन पूरी करनी होगी। सबसे पहले बोथ यानी आपके जो पेरेंट्स हैं दोनों
क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इस बोथ में से एक तो इंडिया का सिटीजन होना ही चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। नॉट इलीगल माइग्रेंट, यानी वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि हम इलीगल माइग्रेंट किसे कहेंगे। देखो, वर्ड पे फोकस करो। माइग्रेंट का मतलब होता है जो भारत के पड़ोसी देशों से भारत के अंदर आए। पड़ोसी देश जरूरी नहीं है, कोई और देश भी हो सकता है। अब इंडिया अगर ये देख रहा है कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है जिसके बेस पे मुझे उन्हें इंडिया के अंदर एंट्री करने देना चाहिए, तो इंडिया अपनी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा, कोई पेपर रिलीज करेगा या कुछ ऐसी चीज देगा उनको जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको इंडिया के अंदर आने की बात कह रही है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के पास वो पेपर नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिया में तो आ गया लेकिन वो लीगल तरीके से नहीं आया, वो वैध तरीके से नहीं आया। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इलीगल माइग्रेंट मान लेंगे। 2004 के बाद ये एक्ट दरअसल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जिसमें ये देखा गया था कि बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की तरफ या फिर म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश के थ्रू होते हुए नॉर्थ ईस्ट में, यानी बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी जो माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं और खासकर एनक्रोचमेंट बांग्लादेश से हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आ गए जो बेसिकली इलीगल माइग्रेंट है, यानी वो लीगल माइग्रेंट नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो इंडिया के अंदर शादी भी कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्ट प्रोविजंस ऐड किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आप का जन्म भारत की टेरिटरी में होता है तो ठीक है, आपको यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, आपके दोनों ही पेरेंट्स सिटीजन होने चाहिए और उन दोनों पेरेंट्स में से एक जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो आपको हम लोग बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन मान लेंगे। ये है फर्स्ट क्लॉज। हम चलते हैं अब सेकंड क्लॉज के। सेकंड क्लॉज ये कहता है कि कौन प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक होगा, यानी नेचुरलाइजेशन तरीके से हम किसे नागरिक मानेंगे। सबसे पहली कंडीशन नेचुरलाइजेशन में ये रखी गई है कि आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, तो हम प्राकृतिक रूप से आपको भारत का नागरिक मान लिए जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत में आ रहा है और वो भारत से ये अपील कर रहा है कि भैया मुझे नेचुरलाइजेशन से जो है आप सिटीजनशिप दे दें, तो इंडिया कहता ठीक है भाई, मैं तुम्हें नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारा देश भी हमारे नागरिकों को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप देता है? अगर तुम्हारी कंट्री भी ऐसा अलाउ करती है हमारे सिटीजन को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप देना, तो मुबारक हो, हम आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दे देंगे। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका अदनान सामी। अदनान सामी ने जो इंडिया के सिटीजन बने हैं 2016 के बाद, दरअसल वो नेचुरलाइजेशन मेथड से ही इंडिया के सिटीजन बने हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान में भी नेचुरलाइजेशन से इंडियन को नागरिकता दी जा सकती है या दी जाती होगी, तभी इंडिया भी अदनान सामी को यहाँ पर सिटीजनशिप दे रहा है। तो यानी जो भी व्यक्ति नेचुरलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप लेगा, जिस कंट्री से वो आता है, वो कंट्री भी इंडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप देता हो, तभी हम आपको प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक मानेंगे। दूसरा, अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो जिस कंट्री से आप आ रहे हो उस कंट्री की सिटीजनशिप को आपको त्यागना होगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहा है और वो कह रहा है बॉस मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दे दो। इंडिया कह रहा है ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करना होगा। क्यों सर, उसको अपनी सिटीजनशिप क्यों रिनाउंस करनी होगी? क्योंकि इंडिया में कोई भी ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है डियर जी। इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, इसीलिए उसको ये बोला जा रहा है कि अगर हम इंडिया की सिटीजनशिप आपको देते हैं तो उसका मतलब आप जिस कंट्री से आ रहे हैं उस कंट्री की सिटीजनशिप को आप रिनाउंस कीजिए, त्यागिए। नेक्स्ट है, आप अगर इंडिया में आ रहे हैं तो बॉस ऐसा तो नहीं है कि आप फ्यूजिटिव हैं, आप भगोड़े हैं, वो भी देखना है। मोरल जो है आपका वो हाई होना चाहिए, कैरेक्टर आपका गुड होना चाहिए। तो ओवरऑल इस चीज़ को देख करके भी हम आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से देंगे। और नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से भारत की नागरिकता चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मायने रखता है। इसके साथ साथ मुझे 2 चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी कि नेचुरलाइजेशन से मैं और किन लोगों को भारत की नागरिकता दूंगा। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता चाहता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है बॉस ऐसा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल नंबर 8 है,
इस शेड्यूल नंबर 8 के अंदर मेरे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है टोटल 22। इन टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में, किसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको रीड राइट एंड स्पीक की जो है नॉलेज होनी चाहिए। यानी आपकी जो वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, रीड जैसे, राइट यानी स्पीक, इस 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से किसी एक में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो हम आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप देंगे। और यहाँ पर दूसरा क्लॉज ये है कि जिस दिन आप अप्लाई करेंगे इंडिया की सिटीजनशिप के लिए थ्रू नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, तो इसके लिए आपको एक लेटर अप्लाई करना होगा कि हम नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा, जैसे आज के दिन यानी 11 सितंबर को 2021 को अगर अदनान सामी इंडिया का सिटीजनशिप बनना चाहता है, यानी उसके लिए उसने अपील की है कि बॉस मुझे इंडिया का सिटीजनशिप बनाया जाए, तो ऐसे में गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जिस दिन आप अप्लाई करेंगे, यानी आज 11 सितंबर को आपने अप्लाई किया है, तो उसके ठीक एक साल पहले आपकी रेजिडेंस इंडिया में होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूं इमीडिएट रेजिडेंस। मतलब आप इस दौरान भारत से बाहर नहीं गए होने चाहिए, दैट इज योर इमीडिएट रेजिडेंस, ये होना चाहिए। यानी जब भी आप लोग जो है आप अप्लाई करेंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, तो जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस दिन से एक साल पहले में आपको इंडिया की टेरिटरी में ही रहना होगा, इस दौरान आप भारत से बाहर नहीं गए होंगे। प्लस आप इन 14 सालों में से आप थोड़ा पीछे चलिए, एक साल ये प्लस पीछे जाकर के मुझे जाना है कितना, 14 सालों में। इन 14 सालों में यानी टोटल 14 ईयर्स में आप 11 ईयर्स जो हैं इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए, तो आपको नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसको दोबारा समझिए, नेचुरलाइजेशन से हम किसको और नागरिकता देंगे, ऐसा व्यक्ति जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से किसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की नॉलेज रखता हो, यानी रीड राइट स्पीक करता हो। और दूसरा, वो व्यक्ति जब अप्लाई करेगा नेचुरलाइजेशन से, तो जिस दिन से वो अप्लाई करेगा उस दिन से एक साल पहले से उसकी जो रेजिडेंस है वो इंडिया में ही इमीडिएटली दिखाई जानी चाहिए, इस दौरान वो भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। और टोटल 14 सालों में से 11 साल जो है वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो, तो हम लोग नेचुरलाइजेशन से इंडिया के सिटीजनशिप उसे दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये याद रखने लायक है कि जितने भी पॉइंट हमने देखे नेचुरलाइजेशन से इंडिया के सिटीजनशिप के पाने के, इसमें एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर मुझे ऐड करना है कि इस पॉइंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिमिनेशन जो है दैट इज दी फुल एंड फाइनल। ये अंपायर का फैसला आखिरी और सर्वमान्य वाली फीलिंग है। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई भी पॉइंट इनमें से क्लियर नहीं हो रहा कोई भी किसी भी व्यक्ति का, तो कोई टेंशन नहीं है, हमारी मर्जी, हम बिना उस पॉइंट की वैलिडिटी के भी हम उसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इसका फैसला अल्टीमेट होगा, वो डिसाइड करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, क्योंकि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स को डील करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे कि कोई ऐसा पॉइंट है जो पूरा नहीं हो रहा और मुझे उसको सिटीजनशिप देनी है, जैसे अदनान सामी का ही केस करते हैं, क्योंकि उन्होंने नेचुरलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप ली थी, तो 2011 के बाद जब वो इंडिया के टेरिटरी में रह रहे थे तो 2015 तक उनके पास वीज़ा था। तो बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम आपकी वीज़ा को अब एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब हम आपको जो पासपोर्ट दे रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, पासपोर्ट जो दे रहे हैं हम उसको अलाउ नहीं कर सकते, हम फ्रीज कर रहे हैं, या तो आपको आना होगा, नहीं तो फिर इंडिया में रहो, तो फिर भैया बिना आप पासपोर्ट के एक तरीके से इलीगल माने जाओगे। तो अदनान सामी वापस जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवता के लिहाज से आप भारत की नागरिकता मुझे दे दीजिए। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पहले तो वो इंडिया में रहे, और फिर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप दे दी। तो ये है सिटीजनशिप लेने की कहानी बाय नेचुरलाइजेशन। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई ऐसा इलाका जो भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में भारत का हिस्सा बना, तो उस हिस्से में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। यानी
ऐसे पर्सन जो पहले किसी और टेरिटरी के हिस्से थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो उस टेरिटरी को अपना हिस्सा बनाया, टेरिटरी को एक्वायर किया, उस टेरिटरी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय लॉ इंडिया की सिटीजनशिप दे दी। तो जैसा हम लोगों ने पुडुचेरी के केस में ऐसा किया था 1962 में, जब पुडुचेरी को, यानी पौंडीचेरी, उस समय के पौंडीचेरी और आज के पुडुचेरी को जब इंडिया के टेरिटरी माना गया, तो उस टेरिटरी में रहने वाले जितने भी लोग थे वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजनशिप के रूप में वो मान लिए गए। तो ये कंडीशंस आपकी इनकॉर्पोरेशंस ऑफ टेरिटरी की। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नेक्स्ट क्लॉज है बाय डिसेंट, यानी वंशानुगत रूप से भारत का नागरिक हम किसे मानेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे एक वर्ड को समझना होगा। जूस, एक वर्ड आता है जूस सैंग्वाइन और एक वर्ड है जूस सोलाई। तो दरअसल इनके मतलब क्या है। जूस सोलाई, सोलाई मतलब सोयल, यानी ये सरजमी की बात हो रही है, ये उस जमी की बात हो रही है, उस इलाके की बात हो रही है जहां आप पैदा हुए हैं, यानी सोयल। सैंग्वाइन का मतलब होता है यहां पर ब्लड से, यानी रक्त से, खून से। तो यहां पर जो भी व्यक्ति बाय डिसेंट इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैदा भारत से बाहर हुआ है, आउटसाइड इंडिया। तो इट मीन्स जो भारत से बाहर पैदा हुआ है वही व्यक्ति भारत की नागरिकता बाय डिसेंट गेट कर सकता है, पा सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे इन दो वर्ड्स को समझना होगा, बाय जूस सैंग्वाइन और जूस सोलाई। अब समझिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर दो कंट्री है, कंट्री ए है और कंट्री बी है। अब समझिए, यहाँ पे कंट्री ए वो देश है जहां पर कोई भी बच्चा पैदा होता है, बोर्न होता है, और कंट्री बी वो है जहां पर उनके पेरेंट्स की सिटीजनशिप है। तो जूस सोलाई ये कहती है कि बेबी जहां पैदा हुआ है, यानी कंट्री ए, दरअसल वो उसी देश का नागरिक होगा। यह है जूस सोलाई। तो इस कंडीशन को आप पढ़िए कि बाय बर्थ आप लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय बर्थ मतलब जूस सोलाई, यस हम कह सकते हैं। दोबारा समझिए, जूस सोलाई का कंसेप्ट जो है बाय बर्थ में अप्लाई होगा। वो ये कहता है कि पेरेंट्स किसी भी देश के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा जिस टेरिटरी में पैदा हुआ है, जिस कंट्री में पैदा हुआ है, बच्चा उसी कंट्री का हिस्सा माना जाएगा, बच्चा उसी कंट्री का सिटीजन माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाती है जूस सोलाई। नेक्स्ट कंसेप्ट है जूस सैंग्वाइन। सैंग्वाइन का मतलब होता है ब्लड से, यानी खून से। मतलब आपका जो कनेक्शन है वो खून के साथ जुड़ा हुआ है, खूनी का कनेक्शन है, खून कनेक्शन है, माफी चाहूंगा, खून का यहाँ पर रिलेशन बनेगा। यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं, कंट्री ए और बी है, बेबी पैदा होता है कंट्री ए में और पेरेंट्स जो हैं वो कंट्री बी का हिस्सा है। तो जूस सैंग्वाइन ये कहता है कि जिस कंट्री के सिटीजन उसके पेरेंट्स हैं, वो बेबी उसी कंट्री का नागरिक जो है बाय डिसेंट मान लिया जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो वापस आते हैं, आउटसाइड इंडिया में कोई रह रहा है तो जूस सैंग्वाइन के बेस पे वो इंडिया की सिटीजनशिप लेता है, मतलब उसके पेरेंट्स इंडिया के नागरिक रहे होंगे। तो यहां पर क्लॉज ये बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, और ये 10 दिसंबर 1992 के पहले की बात है, 26 जनवरी से 10 दिसंबर 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर आप इंडियन टेरिटरी में, मतलब भारत से बाहर अगर आप पैदा हुए हैं, आउटसाइड इंडिया अगर आपकी बर्थ हुई है, तो आप बाय डिसेंट इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, जिसमें यह बोला गया है कि आपके पेरेंट्स और खासकर आपके पिता वो भारत के नागरिक होने चाहिए, तो आपको भारत की नागरिकता बाय डिसेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर आप भारत की नागरिकता लेते हैं, तो आपका बर्थ भारत से बाहर ही हुआ है, भारत से बाहर ही हुआ है। अगर उस बच्चे का बर्थ आउटसाइड इंडिया हुआ है 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच, तो उसके आइदर पेरेंट्स जो होने चाहिए, आइदर का मतलब कंडीशन समझ में आ गई, आइदर मतलब उनमें से कोई एक, या तो मॉम या डैड जो है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, बात ही खत्म। लेकिन अगर वो बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद आउटसाइड इंडिया पैदा हुआ है, तो यहां पर कंडीशन ये रखी गई है कि जिस देश में उसका बर्थ है, जिस भी कंट्री में उसका बर्थ है, उस कंट्री के अंदर जो इंडिया का
हाई कमीशन या कॉन्सुलेट जनरल जो भी होगा, हाई कमीशन होगा जहाँ पर एम्बेसडर वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पर विद इन वन ईयर उसके बच्चे के पैदा होने के विद इन वन ईयर जो है रजिस्ट्रेशंस कराना होगा कि भाई हमारा जो बच्चा है वो इस कंट्री का, जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है उस कंट्री का पासपोर्ट उसके पास नहीं है। ये सत्यापन, ये एफिडेविट जो है उनके पेरेंट्स को उस बच्चे के जन्म के विद इन वन ईयर देना होगा, अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद ये पैदा हुआ है तो। जैसे कंडीशन ले लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो ये चाहता है, उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो बच्चा इंडिया का सिटीजन बने, तो उसके पैदा होने के विद इन वन ईयर जो है वो लोकल जो वहाँ पर कमीशन होगा, हाई कमीशन जो होगा, वहाँ पर जाकर के उनको एक एफिडेविट देना होगा कि बच्चा पैदा हुआ है, फलाना दिन को पैदा हुआ, विद इन वन ईयर हम लोग ये सत्यापन कर रहे हैं कि इस कंट्री का इसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो ये फ्यूचर में भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं आपके बाय डिसेंट्स, यानी वंशानुगत रूप से भारत की नागरिकता के। तो यहाँ पर जूस सोलाई, जूस सैंग्वाइन का कंसेप्ट देखा। जूस सोलाई ये कहता है कि बाय बर्थ जो बच्चा जहाँ पैदा हुआ है वो वहाँ का नागरिक होगा। जूस सैंग्वाइन कहता है कि बाय ब्लड उसको हम लोग, यानी बाय डिसेंट हम उसको इंडिया का सिटीजन मान लेंगे या उस कंट्री का सिटीजन मान लेंगे। और इसके लिए कंडीशन यही है कि उस बच्चे की जो बर्थ है वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर वो बच्चा भारत के बाहर पैदा हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स में से और खासकर उसके पिता जो हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच अगर वो बच्चा बाहर पैदा हो रहा है तो उसके आइदर पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर वो पैदा हो रहा है तो उसके पैदा होने के विद इन वन ईयर उसकी जो रजिस्ट्रेशन है लोकल कमिश्नर के अंदर, लोकल कमीशन के अंदर जो है इंडियन कमीशन, वहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो बाय डिसेंट जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लॉज पे। तो यहाँ पर 5वीं कंडीशन है नागरिकता लेने की, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता लेनी है जिसमें सबसे पहले कंडीशन होगी कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन से हम उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देंगे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब सवाल आता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है। यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को समझने के लिए मुझे जाना होगा इस क्लॉज पे जिसमें ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, ए पर्सन shall be deemed to be of Indian origin if he or either of his parents was born in undivided India। अनडिवाइडेड इंडिया यानी मैं 15 अगस्त 1947 से पहले की बात कह रहा हूँ। और अनडिवाइडेड इंडिया क्या है, इसके लिए मुझे जाना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरफ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो अनडिवाइडेड इंडिया है वहां पर अगर वो पैदा हुआ हो या फिर उसके पेरेंट्स पैदा हुए हों तो उस व्यक्ति को हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे, या फिर वो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का जो हिस्सा था, ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया का हिस्सा थी 15 अगस्त 1947 के बाद, अगर वहां पर वो या फिर उसके पेरेंट्स पैदा हुए हों तो ऐसे पर्सन को हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। तो यानी जो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का क्लॉज है वो सिर्फ एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता का पॉइंट देता है, अब वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो भारत में रहते हुए अगर उसे 7 साल हो गए हैं बिफोर गिविंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने से पहले उसे ये दिखाना होगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट था इंडिया में 7 साल से, तो वो रजिस्ट्रेशन से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। या फिर वो व्यक्ति जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसी दूसरी कंट्री का है और प्लेस जो आउटसाइड है लेकिन वो अनडिवाइडेड इंडिया का हिस्सा है। और तीसरी कंडीशन ये है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में आता है, शादी करता है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, अगर आप शादी करते हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहते हैं इंडिया में 7 ईयर्स के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन से आप एप्लीकेशन देकर के रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप सुनिश्चित कर सकते हैं। या फिर माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो माइनर सिटीजन है, किसी दूसरे देश में रह रहा है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं और वो बच्चे जो हैं वो 18 साल से बिलो हैं, या माइनर चिल्ड्रन का मतलब होता है 18 ईयर्स बिलो। तो 18 ईयर्स अगर वो बिलो हैं
उनके बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं, तो ऐसे माइनर चिल्ड्रन को भी हम लोग रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये कंडीशन है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ही हम देंगे। वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में रहते हुए 7 ईयर्स हो गए हैं, आप एप्लीकेशन दीजिए, रजिस्ट्रेशन से आप सिटीजनशिप लीजिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अनडिवाइडेड इंडिया का वो हिस्सा रह चुके हो, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप। थर्ड कंडीशन ये है कि आप इंडिया के अंदर, आप इंडिया के जो नागरिक होंगे आप उनसे शादी कीजिए, इंडिया में 7 साल रहिए और फिर आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, रजिस्ट्रेशन से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। या फिर माइनर चिल्ड्रन, ऐसे पर्सन के जो इंडियन सिटीजन है बट माइनर चिल्ड्रन है आउटसाइड इंडिया है, तो वो बच्चे भी इंडिया की सिटीजनशिप जो है बाय रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहेंगे, इसके लिए हमारे पास ये क्लॉज है, आइदर ही और हिज पेरेंट्स, अगर वो इंडियन टेरिटरी में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, और अनडिवाइडेड इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर ऐसी टेरिटरी जो इंडिया का हिस्सा बनी 15 अगस्त 1947 के बाद, तो ऐसे पर्सन को ही हम लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। ये 5 कंडीशंस हैं आपके इंडिया के सिटीजनशिप के लेने के। अब 3 कंडीशन ऐसे हैं जिससे हम लोग इंडिया की सिटीजनशिप जाती है। तो ये 5 कंडीशन हमने बॉल बाय बॉल देख लिया। वो 3 कंडीशन जिससे इंडिया की सिटीजनशिप जाती है, तो वो 3 कंडीशन है ये: रिनाउंसिंग, टर्मिनेशन एंड डिप्रिवेशंस। रिनाउंसिंग यानी त्यागना, टर्मिनेशन यानी खत्म कर देना, डिप्रिवेशन यानी वंचित कर देना। तो देखिए हम समझते हैं कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है, ये तीनों मेथड। सबसे पहला है रिनाउंसिंग। रिनाउंसिंग का मतलब ये होता है त्यागना, त्यागना किसे कहते हैं, छोड़ देना सर। मतलब ये है कि मुझे इंडिया के सिटीजनशिप में मज़ा आ नहीं रहा, मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ, भाई मैं चले जाओ तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश की तरफ, चले जाओ, या तुम्हारा टेस्ट ही खराब है अगर ऐसे देश में जा रहे हो, सर मेरी मर्जी में कहीं चला जाओ, भाई ठीक है चले जाओ, आप त्याग रहे हो ना, त्याग दो। इंडिया के सिटीजनशिप आपने त्याग दिया खुद ही, जिसे आप लोग कहते हैं वॉलंटरली, आपने खुद ही त्याग दिया, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नागरिकता जो भारत की है वो चली गई। जब भैया कोई खुद ही डूबना चाहता है तो डूबो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडिया नहीं रोकेगा। सेकंड केस ये है कि हम टर्मिनेशन से आपकी सिटीजनशिप हटा सकते हैं। सर टर्मिनेशन क्या हुआ, सिंपल सी बात है, इंडिया एक ही बात कहता है कि हम आपको जो सिटीजनशिप देते हैं वो सिंगल सिटीजनशिप देते हैं, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में है ही नहीं। यस और नो? यस सर। अब अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का हिस्सा है या इंडिया का सिटीजन है, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप कहाँ की खत्म हो गई, सर इंडिया की। तो यानी हम ड्यूल सिटीजनशिप को सपोर्ट नहीं करते। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर के आप ज़्यादा शाणे बन रहे हो और उस कंट्री में जाकर के सिटीजनशिप ले लेते हो, तो बॉस तुम्हारी नागरिकता ऑटोमेटिकली इंडिया की खत्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हम आपको वंचित भी कर सकते हैं नागरिकता से। तो डेप्रिवेशन क्या होगा डियर जी, पहला केस डेप्रिवेशन का, कि जब आपने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, तो हो सकता है आपने कोई फ्रॉड किया हो, उस दौरान कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश किया हो, कुछ जानकारी ऐसी हैं जो आपको बतानी चाहिए थी, छिपाई। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम आगे जा कर के जब हमें फाइंड आउट होगा कि भाई आपने गलत तरीके से भारत की नागरिकता ली है, तो हम आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति भारत का नागरिक बन गया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट के अगेंस्ट कोई काम करता है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने से मना करता है, तो भी हम आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकते हैं। या फिर वो व्यक्ति जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से भारत का नागरिक बना या फिर रजिस्ट्रेशन से भारत का नागरिक बना, तो ठीक है, नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन से आप भारत के नागरिक बन गए, और नागरिक बनने के विद इन 5 ईयर्स भारत से बाहर किसी भी कंट्री में अगर 2 साल से ज़्यादा की अगर आपको सज़ा मिल गई, तब भी हम आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर सकते हैं, यानी डिप्राइव कर सकते हैं। दोबारा समझिए, जैसे आपको नागरिकता मिली नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से, तो हम आ गए 2021 में, तो इंडिया की सिटीजनशिप इनको 2021 में मिल गई। तो वो ये कहते हैं कि विद इन 5 ईयर्स यानी 2026 के अंदर इस पीरियड के बीच में अगर आप भारत से बाहर कहीं चले गए, वहां पर आपने ना कोई चोरी चकारी कर ली, मर्डर कर दिया, आपको सजा हो गई, और वो सजा अगर 2 साल प्लस है, तो हम आपकी नागरिकता से वंचित कर देंगे। ये क्लॉज है। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो ये कहता है
कि कोई भी ऐसी कंट्री जिससे भारत इंगेज्ड है वॉर में, लड़ाई हो रही है उस देश के साथ, और उस दौरान अगर आपका इंटरेस्ट उस कंट्री के साथ पाया गया, आप किसी भी तरह का इलिसिट ट्रेड कर रहे हैं, गलत ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हर्ट कर रही है इंडिया के सेंटिमेंट्स को, तो हम आपकी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर सकते हैं। तो जैसे पाकिस्तान, जिसे हम ये कह सकते हैं कि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो लीक किया जा रहा है, कोई व्यक्ति है जो देशद्रोह कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की भी हम जो नागरिकता है उससे डिप्राइव कर सकते हैं। ये कंडीशंस है। डिप्रीवेशंस में यहाँ पर मुझे ये ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति जो भारत से बाहर 6 साल से लगातार रह रहे हैं, समझिए, वो व्यक्ति, नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, वो व्यक्ति जो 6 साल से 6 ईयर प्लस से किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। आप इंडिया का हिस्सा नहीं है दोस्त, आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, इंडिया से बाहर रह रहे हो किसी दूसरे देश में, जैसे यूनाइटेड किंगडम ले लेते हैं, आप वहां रह रहे हो, आपको रहते हुए 6 साल प्लस हो गया, इस दौरान आप भारत में नहीं आए, तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है। लेकिन यहां पर 2 कंडीशंस, एक्सेप्शंस बनेंगे जो इस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठेंगे। सबसे पहले, वो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ने गए हैं, अगर वो स्टूडेंट 6 साल से ज़्यादा भी रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकायदा ऐसे स्टूडेंट्स लोकल जो अथॉरिटी होगी इंडियन, जैसे हाई कमीशन वगैरह हुआ, वहाँ जा कर के वो स्टूडेंट हर साल ये एक सत्यापन देंगे, एक एफिडेविट देंगे कि वी आर अलाइव, अभी हम जिंदा है बॉस, हमें अपन को भी इज्जत चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट की सिटीजनशिप से हम डिप्राइव नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे पर्सन को उस कंट्री में काम करने के लिए भेजा है, तो भी हम उस सिटीजन, उस पर्सन को या उस नौकर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है, उस ऑफिसर को या जो भी एम्प्लॉय होगा, उसकी भी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी। तो 6 ईयर प्लस में भी हम आपकी सिटीजनशिप से डिप्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर 2 केस ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। पहले वो स्टूडेंट जो पढ़ने गए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, लेकिन हर साल आकर के वो लोकल अथॉरिटी पे जो इंडियन हाई कमीशन वगैरह होगी, वहाँ जाकर के वो बोले अभी हम जिंदा हैं, तो मुंह दिखाए और जाए। और दूसरी कंडीशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस कंट्री में अपना एम्प्लॉय भेजा है काम करने के लिए, अगर वो भी 6 साल से भारत में नहीं आ रहा, तब भी हम उसकी सिटीजनशिप नहीं हटाएंगे। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन का वो बच्चा व्यक्ति हिस्सा है, तो उस व्यक्ति को भी इस कंडीशन से बाहर रखेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर ऐसा किसी को भेजा है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो हमने देखा कि 5 ऐसे कंडीशन है सिटीजनशिप एक्ट में जिससे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, 3 ऐसी कंडीशन है जिससे आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। तो आशा करता हूं कि आज का ये जो सेशंस है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इसे जोड़िए। तो मिलते हैं सिटीजनशिप के 3rd और फाइनल पार्ट में, जिसमें हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC, NPA, इन चीज़ों पे बात करेंगे, OCIA वगैरह वगैरह पे। तो टिल देन एंजॉय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।